क्या 27 साल के जो वकील हैं उनको जज सीरियस ले लेते हैं? एनडीपीएस के मामले में जमानत कराना मुश्किल क्यों होता है? तो उसमें सेक्शन 37 का बार है कि उसको जमानत। आपने उनकी गाड़ी में माल रख दिया, आरोपी को तो आता ही पता नहीं है। मतलब 10 केस में एक ही व्यक्ति गवाह है। नशा करने वाला ये नहीं देखता है कि मुझे कौन सी क्वालिटी मिल रही, कौन सी नहीं मिल रही। तो क्या पुलिस के पास रिमांड लेने के बाद मारने का अधिकार रहता है? मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा या तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, ये भी हक है कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी। छतरपुर के मैंने 7 मामले देखे पिछले 7-8 महीने के। पुलिस रिमांड के अंदर लोग मर गए। सबसे ज़्यादा जमानत कराना कौन से मादक पदार्थ में मुश्किल होता है? एमडी ड्रग में या गांजे में या दारू में? पर सिंथेटिक ड्रग्स तो व्यक्ति और तस्कर और किसान। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और इस वक्त मौजूद हूं मैं पॉडकास्ट स्टूडियो में। मेरे साथ मौजूद हैं भूपेन सिंह सिसोदिया जी, जो यंग वकील हैं। आपकी उम्र कितने साल की है? मैं 27 साल। क्या 27 साल के जो वकील हैं उनको जज सीरियस ले लेते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपका मेरिट अच्छा होना चाहिए बजाय आपकी उम्र के। आपके जो केस के फैक्ट्स है, पॉइंट्स है, वो ज़्यादा मायने रखते हैं बजाय उम्र के। नहीं, अप्रिशिएट भी करते हैं, जैसे कम यंग वकील जाते हैं और बिल्कुल। डिफेंड करते हैं तो जज भी अप्रिशिएट करते हैं उनको। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि अगर नए यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ के और काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करके आ रहे हैं और जेन्युइनली अगर वो किसी केस पर तैयारी करते हैं तो रात रात भर बैठ के उसके पॉइंट तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें बिगिनिंग स्टेज में है, उन्हें उस चीज़ का बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है। तो इस वजह से किसी भी यंगस्टर को आप देखेंगे 90% तो वो अपने केस का जो ब्रीफ तैयार करते हैं या सारी चीज़ें तैयार करते हैं, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है। जब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, पर वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, वो उनकी स्टडी में दिखेगा। एनडीपीएस के मामले में जमानत कराना मुश्किल क्यों होता है? एनडीपीएस के मामले, जो एनडीपीएस अभी आज के समय में देखा जाए तो भारत में काफ़ी एक संगीन अपराध माना जाता है, क्योंकि एनडीपीएस का सेक्शन 37 है, वो ये बोलता है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी से ऊपर कोई कॉन्ट्राबेंड या कोई अवैध मादक पदार्थ किसी अपराधी से सीज होता है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। उसमें सेक्शन 37 का बार है कि उसको जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए। अगर जैसे कि हम अफीम का उदाहरण लेते हैं, जो मध्य प्रदेश में उसकी लाइसेंस की खेती होती है नीमच मंदसौर में, तो उसकी जो मात्रा है अफीम की वो 2.5 किलो है। 2.5 किलो से ऊपर की जो मात्रा है वो मानी जाएगी कमर्शियल क्वांटिटी, मतलब व्यावसायिक, कि व्यक्ति उससे व्यापार कर रहा है, ब्लैक में उसको मार्केट में बेच रहा है। और 2.5 किलो से कम की है तो वो नॉन कमर्शियल में आएगी। स्मॉल क्वांटिटी भी रहती है जो कि जमानती अपराध रहते हैं, और उसमें आसानी से स्मॉल क्वांटिटी में व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। एनडीपीएस के मामले में पुलिस ऐसी क्या गलती करती है जिससे आरोपी छूट जाते हैं? देखिए, एनडीपीएस एक बड़ा टेक्निकल लॉ है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट को बनाया ही इतना सख्त तरीके से है, उसमें सेक्शन 37 डाला है, जैसे कि मैंने पिछली बात में बताया था। बिल्कुल। तो इसलिए उसमें प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी डाले कानून में कि किसी भी व्यक्ति को 42 की कार्रवाई होनी चाहिए, पहले लिखित सूचना वरिष्ठ अधिकारी को होनी चाहिए, कार्रवाई करने से पहले लिखित में मुखबिर की सूचना होनी चाहिए, और उसके बाद सेक्शन 50 का जो नोटिस है कि मजिस्ट्रेट या अपना राजपत्रित अधिकारी या किसी के सामने तलाशी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है तो उसका एक मौलिक अधिकार का हनन है। बिल्कुल। कोई पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसे माल रखकर भी झूठा फंसा सकती है। तो इसके लिए सेक्शन 50 का भी प्रावधान किया है कि वो व्यक्ति अपनी तलाशी अगर पुलिस वाले को नहीं देना चाहे तो राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने दे सकता है। दूसरा, सेक्शन 52A भी है, जिसमें किसी व्यक्ति से सीज हुआ कॉन्ट्राबेंड, उसकी जो सैंपल लेना, उसका वजन, वो मजिस्ट्रेट के सामने ही होगा उससे पहले। और जिस आर्टिकल को उनको चिन्हित करना पड़ेगा कि ये 3 बैग मिले तो आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, आर्टिकल सी, उनमें से डिफरेंट करके सैंपल लेना पड़ेगा। कितने ग्राम का सैंपल लिया जाएगा वो भी मजिस्ट्रेट के सामने होगा। बिल्कुल। कई बार हम देखते हैं कि पुलिस जो है अपराधी को पकड़ लेती है, लेकिन जो गांजा अफीम उसको नहीं पकड़ पाती। कई बार ये मादक पदार्थ को पकड़ लेती है लेकिन अपराधी को नहीं पकड़ पाती, मौके से भाग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर पुलिस के पास क्या ऑप्शन बचता है? ऐसी सिचुएशन में पुलिस एनडीपीएस का जो अपराध है वो लाइनअप, जैसे 42, 50, 52A जैसी कार्रवाई है, तो उसमें मुखबिर सूचना काफ़ी अहम रहती है कि मुखबिर ने क्या बताया उन्हें पहले, कि किस व्यक्ति से कहाँ से माल आ रहा है। रोजामचा में जो एंट्री हुई, पुलिस थाना छोड़कर जा रही है, तो क्या एंट्री करके जा रही है कि हम किस वाहन की तलाश में जा रहे हैं, किस वाहन में से मिला तो वो वाहन मालिक के आधार पर भी उसको ट्रेस करते हैं, या फिर कहीं जगह से मिला, खेत से मिला, अपराध से मिला तो खेत मालिक के आधार पर भी वो तय करते हैं कि उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करके तलाश करते हैं कि ये माल कहाँ से आया, कैसे आया। और पुलिस उसको चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन या चेन ऑफ कस्टडी
देखा जाए तो उसको कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए वो प्रयास करते हैं कि इसमें जो भागा हुआ अपराधी वो उनके हाथ में आ जाए। क्योंकि एनडीपीएस में कॉन्शियस पोजेशन मायने रखता है, तो जो भी व्यक्ति अगर मौके से माल के साथ नहीं पाया जाता है तो फिर वो मुख्य आरोपी नहीं बन पाए। नहीं, कई बार तो पुलिस ऐसा भी कर सकती है कि भाई एक पूरी कहानी बना सकती है इसमें, क्योंकि भाई आपके पास तो आपने उनकी गाड़ी में माल रख दिया, आरोपी को तो आता ही पता नहीं है, वो मतलब जो आरोपी कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, जो व्यक्ति है उसका तो आता ही पता नहीं कि मेरी गाड़ी में क्या है, और पुलिस ने रख दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कि पिछले दिनों ही मेरे एक मामले में मैंने देखा था कि जिसमें पुलिस ने केस बनाया कि उक्त व्यक्ति से मादक पदार्थ बरामद हुआ, उसकी गाड़ी से हुआ। वो गाड़ी उसकी थी, वो गाड़ी वो उसको 6 महीने पहले 3 महीने पहले वो गाड़ी एग्रीमेंट में बेच भी चुका था। उसने आरटीओ को भी बकायदा इन्फॉर्म कर चुका था कि मैं ये गाड़ी बेच चुका हूँ। बिल्कुल। उसकी गाड़ी में से मादक पदार्थ सीज हुआ, परंतु मुखबिर सूचना के आधार पर यह पाया कि ये तो वहां से मौके से फरार हो गया था। परंतु एनडीपीएस में जैसा कि मैंने पहले बताया, कॉन्शियस पोजेशन मायने रखता है कि हमारे कब्जे से हमारे सामान हमारे पास से मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास से नहीं मिला तो फिर एनडीपीएस में मुख्य आरोपी पुलिस नहीं बना सकती, और वो बना भी सकती है तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये माल हमारी ही जब्ती या हमारे शरीर से लगा हुआ है, हमारी गठरी या बैग से बरामद हुआ है। क्योंकि गाड़ी के साथ गाड़ी मालिक का पकड़ाना या गाड़ी चालक का पकड़ाना भी जरूरी है। सिर्फ गाड़ी के आधार पर अगर आरोपी बना रही है तो सेक्शन 25 उसके लिए है, एनडीपीएस में स्पेशल है कि वाहन मालिक जो है वो अपराधी सेक्शन 25 के तहत बनता है। क्योंकि सेक्शन 25 ये कहता है कि किसी भी वाहन में से जिसमें से भी बरामदगी हुई है वो उसका स्वामी सेक्शन 25 के तहत आरोपी उस एफआईआर में या आगे केस में इन्वेस्टिगेशन में बनता है। तो ऐसे में तो लोकल ट्रांसपोर्ट जो है उसमें सप्लाई किया जा सकता है कि ट्रेन में ले गए, पकड़े गए तो हमारा नहीं है, सबने कह दिया, बस में ले जाएं, बोल दिया हमारा नहीं है, तो ऐसे में तो पुलिस किसी को आरोपी भी नहीं बना पाएगी और ये तो सप्लाई होता रहेगा। एनडीपीएस में जैसे कि मैंने बताया था कि शुरू से मुखबिर सूचना काफ़ी मायने रखती है, जो सेक्शन 42 में कि लिखित सूचना में मिलना चाहिए कि ये फलाना व्यक्ति फलाना मादक पदार्थ लेके जा रहा है और वो कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा है। और बस ट्रेन की जहाँ तक बात है तो बस ट्रेन में भी आगे जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो कई बार व्यक्ति बरी भी होता है कि उससे कॉन्शियस पोजीशन नहीं पाया गया है कि गाड़ी की डिक्की में रखा था। और सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल फुटप्रिंट्स, टावर लोकेशन, मोबाइल रिकॉर्ड के आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कई बार प्रूफ करने का प्रयास करती है कि ये माल फलाना व्यक्ति से ही मिला है या उसके द्वारा इस बस ट्रेन में रखा गया था। एनडीपीएस के मामले में हम कई बार देखते हैं कि पुलिस पॉकेट विटनेस तैयार करती है, मतलब 10 केस में एक ही व्यक्ति गवाह है, तो ये जज को समझ में नहीं आ जाता कि ये पॉकेट विटनेस बना के लाए इनको। जी बिल्कुल, क्योंकि जो पॉकेट विटनेस की जो आपने बात कही, पुलिस कई बार पॉकेट विटनेस जो है 10 नहीं 20, 30 कहीं इससे भी ज़्यादा संख्या में एफआईआर में वही विटनेस मिलेंगे कि हमने फलाना पंचान से साइन करवाए और इनके समक्ष से ये हमने जब्ती करी। या किसी भी मामले में, नॉट इवन ओनली एनडीपीएस, और किसी भी मामलों में देखा जाता है कि वही जो फिक्स जो 2 गवाह है, 2 पॉकेट विटनेस है, पुलिस के वही मिलते हैं। और एनडीपीएस के मामलों में भी अभी माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसी मामलों में बेल दी है इन्हीं ग्राउंड पर कि एक ही व्यक्ति 14-14, 20-20 एफआईआर में, 15-15 या 8-8 एफआईआर में भी वही सीजर विटनेस है। क्योंकि एनडीपीएस में सीजर विटनेस ज़्यादा मायने रखता है कि जैसे कि स्वतंत्र गवाह, उसमें क्लियर लिखाया गया है कि रास्ते चलते स्वतंत्र गवाहों से साइन करना, सपोज करते हैं कि हम यहाँ कार्रवाई हुई है तो वहाँ रास्ते चलते 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होना जरूरी है, न कि पुलिस के पॉकेट विटनेस। और हम अधिकतर मामलों में देखते हैं कि पुलिस के जो पॉकेट विटनेस होते हैं या तो वो किसी गाड़ी के ड्राइवर होते हैं या फिर आसपास के जो हमारे फिक्स जो चलते हैं, जहाँ क्राइम होता है वहीं कैसे पहुंच जाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और इस पर अदालत भी काफी सख्त रूप अपना चुकी है बार बार कि इनकी विश्वसनीयता कैसे प्रूव होगी, क्योंकि कोर्ट में जाकर फिर वो हॉस्टाइल हो जाएंगे और वो प्रोसिक्यूशन एजेंसी की तरफ से केस कमजोर हो जाएगा। तो ये विश्वसनीयता उस केस की उससे कहीं ना कहीं बाधित होती है। हमने गांव खेड़े में देखा है कि पुलिस क्या करती है, एनडीपीएस का बहुत दुरुपयोग बहुत ज़्यादा करती है। कई बार अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए या किसी को फंसाने के लिए उसकी गाड़ी में गांजा रख दिया, दारू रख दिया और सीधे कहती है कि तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएंगी जमानत कराने में। और एनडीपीएस का तो कानून इतना सख्त है, जानती हो आप। क्योंकि एनडीपीएस में बहुत बार ऐसी रिकॉर्डिंग्स वगैरह किसी की आ जाती है, हम किसी की प्रमाणित नहीं कर रहे हैं कि किसी की है, पर एक बार आपने बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें कोई धमकी देता है, वो दिख रहा है कि मैं तुझे फलाना केस में फंसा दूंगा, मैं तुझे उस केस में अंदर करवा दूंगा, मैं तेरा नाम डलवा दूंगा, ये करवा दूंगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमने देखे हैं कि बहुत सारे झूठे केस है, तो आपने उसके लिए आखिर में जाकर व्यक्ति उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स होना बहुत मायने रखते हैं कि वो उसकी फ़ोन रिकॉल हुआ, मनी ट्रेल भी मायने रखता है कि पैसे का लेन देन हुआ,
और ये इसके लिए ही एनडीपीएस में इतने सख्त प्रावधान किए गए हैं कि अब जब तोल हो रहा हो तो कांटा इंडिपेंडेंट लाइट कनेक्शन से होना चाहिए, हवा नहीं चलनी चाहिए तोल के टाइम पे, क्योंकि वजन प्रभावित हो सकता है। 1 ग्राम क्वांटिटी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल तय करती है, उस व्यक्ति की जमानत का आधार तय करती है। और मौलिक अधिकारों का हनन काफ़ी होता है इसमें। इसी तरह में कहीं कहीं जगह देखते हैं अपन कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी किसी आरोपी को उठाया तो दिखा जा रहा है कि एनडीपीएस के जो प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। तो कई बार ऐसे मामलों में अदालतें भी सख्त रुख अपनाती है और उसको स्पेशली ऑब्जर्व करती है इन केसेस को। नहीं, प्रथम दृष्टिया तो व्यक्ति जेल जाएगा, बाद में इनोसेंट साबित होगा तो बात का मामला है, लेकिन जब तक 10-15 दिन और 90 दिन तो जेल में रह ही आएगा वो। क्योंकि एनडीपीएस एक सख्त कानून है, इसके कारण ही उसका दुरुपयोग भी है। इसमें संशोधन की भी आवश्यकता है कि आज के समय में अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति का कहीं ना कहीं उस अपराध से कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि एनडीपीएस में इसी वजह से आप देखे जाएंगे कि हजारों फर्जी केस भी कहीं ना कहीं, हजारों सही केसेस के साथ कहीं ना कहीं 100-90 फर्जी केसेस भी होते हैं। जो एनडीपीएस का कानून आया शायद 1985 के समथिंग आया, मेरे को क्लियर नहीं है, उसके बाद अपराध बढ़े या रुक गए ये मादक पदार्थों की सप्लाई के? उसके बाद अब जैसे कि मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करते हैं हम पहले तो, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है। और मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करें तो करीबन 2016-17 अंदाजन अगर मैं लगभग बताऊं तो 17-18 के समय एक डोडा चूरा कर्दिक पदार्थ होता है जिसको सरकार लीगल टेंडर में खरीदती थी, टेंडर के माध्यम से, जैसे कि अफीम को लाइसेंस के माध्यम से खरीदती है। बिल्कुल, उससे पहले डोडा चूरा की तस्करी होती थी पर इतनी मात्रा पर केसेस नहीं बनते थे, परंतु गवर्नमेंट खरीद लेती थी, गवर्नमेंट ले लेती थी और ब्लैक भी होता था पर इतनी मात्रा में ब्लैक तस्करी नहीं हो पाती थी उसकी। परंतु अफीम भी जैसे लेती है, परंतु तस्करी हमेशा रुक नहीं सकती, पर उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे संशोधन करने पड़ेंगे। जैसे कि अब हमारे प्रोसिक्यूशन एजेंसी और सरकार ने उसमें 60F की एक सफेमा की धारा भी है जिसमें व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी सीज की जा रही है। और जो अवैध मादक पदार्थ तस्करों से जो तस्करी से व्यक्ति ने अपनी आय अर्जित करी है तो उस आय पर शिकंजा भी कसा है कि 68IF की तरह मुंबई सफेमा कार्यालय उसका प्रतिवेदन भेजा जाता है और उसकी कार्रवाई की जाती है और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता है ताकि वो किसी को बेच ना सके, उसको गिरवी नहीं रख सकें, नीलामी ना कर सकें। और एक आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचानी जरूरी है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जेलें ज़्यादा भरी गई है बजाय अपराध पर रोकथाम के लिए कुछ, इसके लिए सामाजिक रूप से जागृत होना भी जरूरी है। जो आपने 68F की बात की, उसमें वही संपत्ति कुर्क की जाएगी जो उस तस्करी के माध्यम से कमाई गई हो, या उसकी पूरी पुरानी पैतृक संपत्ति भी कुर्क कर दी जाएगी? नहीं, वही तस्करी, वही संपत्ति जो तस्करी से कमाई है, तस्करी से कमाई है। उसका एक रीजन ये है कि जब किसी व्यक्ति के पास वो धनाढ़ है, घर से उसके पास 100-200 बीघा संपत्ति है, उसके पूर्वजों से आई हुई है, वो कहाँ से हस्तांतरित हुई है वो ज्यादा मायने रखता है बजाय उसने कैसे खरीदा, उसको रजिस्ट्री के माध्यम से, या उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से है, उस जमीन को खरीदा, सपोज करो किसी प्लाट को खरीदा गया है तो वो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आया, जो पूर्वजों के माध्यम से संपत्ति आई है तो वो संपत्ति सीज नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसमें क्लियर दिखता है कि वो एक बायलेटरल या वंशानुगत अपने सक्सेशन से मिली हुई, उस व्यक्ति को उत्तराधिकार से मिली हुई संपत्ति। बिल्कुल। परंतु उसने जिस समय उसके केस बनना चालू हुए वो पुलिस पूरा प्रतिवेदन बनाती, सफेमा एक अपने आप में ट्रिब्यूनल है जो इसको तय करती है कि ये जो पूरी संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है जांच अधिकारी द्वारा वहां पर, तो वो संपत्ति वाकई में उसके द्वारा है या उसे एक बार नोटिस देकर उसका जवाब भी मांगा जाता है उस संपत्ति के बारे में विवरण कि वो संपत्ति उसके से संबंधित है या नहीं है, या वो संपत्ति उसने कहाँ से अर्जित करी। तो उसमें भी अगर व्यक्ति बताने में सफल हो पाता है कि ये संपत्ति मैंने वहाँ से अपने पूर्वजों से अर्जित करी है या इस आय से अर्जित करी, तो 68 सफेमा कार्रवाई में कहीं ना कहीं उसे उस संपत्ति को बाहर रखा जाता है। आपने एक मामला सुना होगा, भोपाल में एमडी ड्रग पकड़ी गई थी, गुजरात पुलिस ने पकड़ी थी। भाई अपनी भोपाल की पुलिस क्या कर रही थी, राजधानी में इतना बड़ी मात्रा में फैक्ट्री संचालित हो रही थी एमडी ड्रग की, तो पुलिस क्या कर रही थी भोपाल की? भोपाल में जो एमडी ड्रग्स पकड़ी गई थी वो एक कॉलोनी, रेसिडेंशियल कॉलोनी में एक फैक्ट्री थी अंदर, और उसमें अपन देखते हैं कि उस कॉलोनी में आसपास के लोगों को कई दिनों से एक तरह की अलग तरह की बदबू भी आ रही थी, जिसमें वो लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अंदर गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियाँ जा रही है। और अपन देखते हैं कि उसमें आसपास के लोगों द्वारा शिकायत भी की गई थी बहुत बार केमिकल वगैरह, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये शायद कोई केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री है, या मान लिया जाए कोई लैब है यहाँ पर काम चल रहा है, कोई दवा का प्रोडक्शन वगैरह चल रहा है। परंतु अब जब गुजरात ATS ने कार्रवाई करी तो उसने यहाँ की स्थानीय एजेंसी को सूचना देना जरूरी नहीं समझा,
क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि उनकी कार्रवाई बाधित हो सकती है। और वो बाधित क्या खत्म हो सकती है, पहली सूचना दे दे क्योंकि सूचना अगर मिल जाती तो शायद वो लोग मौके से गिरफ्तार नहीं होते या मौके से अवैध मादक पदार्थ जब्त नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय एजेंसी और स्थानीय पुलिस थाने या स्थानीय कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर भी सवाल उठता है। सीधे सीधे बोलिए ना कि सेक्रीफाइस हैं ये लोग। सेक्रीफाइस शब्द तो नहीं कह सकते हैं, उसका रीजन एक ये है कि क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों की नजर रहती है, पर तब जब नीचे बीट गार्ड जो अगर वहां पर गश्त देता है या वहां के लोकल मुखबिर सूचना तंत्र है वो कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है। अगर वो मजबूत होता तो उन्हें पता होता। और जब कार्रवाई होती है अल सुबह 4 बजे 5 बजे के करीबन, और वहां के ही मंत्रालय से यहाँ के मंत्रालय पर कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि हायर लेवल पे अगर जानकारी नीचे लेवल पे आती है तो नीचे तबके पर कहीं ना कहीं लीक हो जाती। तो ये एक देखने वाली बात है कि नीचे का तंत्र जो है वो कमजोर है, ऊपर का तंत्र मजबूत है, परंतु जब तक पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होगी तब तक पेड़ एक अच्छी तरक्की नहीं कर पाएगा, ये देखा जाएगा। और आपने ये भी देखा होगा कि जब रहवासियों को इस बात की सूचना मिली तो उनने कहीं ना कहीं आसपास शिकायत भी करी हुई किसी व्यक्ति ने, परंतु उन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शंस सामने आए। नहीं, गुजरात की पुलिस ने, गुजरात के डिप्टी सीएम ने फोन लगाया था, किसने लगाया था यहाँ एमपी? गुजरात के शायद होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, आई थॉट होम मिनिस्टर ने फोन लगाया कि भाई तुम्हारे हमारी पुलिस ने ऐसा छापा मार दिया है और उनको सुरक्षा दो। उनको सुरक्षा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो किसी स्टेट में आ रहे हैं किसी कार्रवाई को करने के लिए तो उन्हें सेफ गार्ड की आवश्यकता है, उनको कम्युनिकेशन की आवश्यकता भी है, पर न कि कार्रवाई से पहले, कार्रवाई के बाद। नहीं तो ये पुलिस को तो इन जनरली सूचना देनी होती है, यदि दूसरे जिले में यदि पुलिस कार्रवाई करने जाए तो उसको सूचना देनी होती है कि हम तुम्हारे जिले में फलाने फलाने व्यक्ति को गिरफ्तार करने आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल तो इतनी बड़ी जब रेड मारी तो आपने जानकारी क्यों नहीं दी मध्य प्रदेश पुलिस को? सूचना देनी होती, परंतु कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं गुप्त कार्रवाइयों में सूचना नहीं दी जाती। उसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि अगर सूचना दी जाती तो वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती, या वो मौके से आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाता, या मौके से कॉन्ट्राबैंड एमडी पदार्थ एक भारी मात्रा में जब्त हुआ, क्योंकि वो तो फैक्ट्री थी। बिल्कुल। तो वो फैक्ट्री को जो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक ऐसा सेटअप लगा हुआ है पूरा कि यहाँ से 2-2 3-3 दिन में कहीं कहीं किलो एमडी भी बनाई जा सकती है, तो ऐसी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, क्योंकि लोकल तंत्र कहीं ना कहीं जो तस्करों से मिला हुआ रहता है वो उन्हें सूचना कर देता है, या वो सूचना होने के बाद कार्रवाई नहीं हो पाती। अच्छा, 3-4 दिन तक रेकी भी, मैंने ऐसा पढ़ा था कि 3-4 दिन तक गुजरात एटीएस ने रेकी भी की पूरी उधर पे। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी कार्रवाई को करना है तो उसके आसपास में लोकलाइट बनकर, या फिर उसको पूरा 4-5 दिन, कहीं कहीं तो महीनों तक भी वॉच करते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि यहाँ से जो ड्रग्स जाती थी वो गुजरात या मुंबई सप्लाई होती थी, और हमारे यहाँ से बॉर्डर स्टेट है गुजरात और काफ़ी नज़दीकी है। तो गुजरात पुलिस जो है, गुजरात एटीएस, उनने नशे की कहीं ना कहीं जो पैडलर्स हैं या कहीं ना कहीं एक बड़ी खेप गुजरात में पकड़ी, तो उन्होंने उनका लिंक कनेक्ट किया कि ये जो एमडी पदार्थ है या एमडीएमए कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने उसको कनेक्ट करते करते आखिरी लिंक तक भोपाल पहुँचे, जब जाके उन्हें पता चला कि ये मैन्युफैक्चरिंग हब है। अच्छा, फैक्ट्री में ही पहुंच गए, वो फैक्ट्री में ही पहुंच गए, तो वो कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशन में काफ़ी सफल रहे। अच्छा, पुलिस छोटे छोटे जो तस्कर हैं उनको पकड़ लेती है, लेकिन बड़े जो तस्कर हैं उन तक पहुंचती नहीं है। पुलिस पहुंचना चाहती नहीं है, पहुंच पाती नहीं है। कहीं कहीं इन्वेस्टिगेशंस में हमने देखा है कि केस जो कंप्लीट होता है वो मैंने एक केस देखा था रिसेंटली में, उसका आपको उदाहरण देता हूँ कि 58 किलो डोडा चूरा किसी व्यक्ति से जब्त हुआ, पंजाब के व्यक्ति से। उस व्यक्ति ने नाम लिया कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति से लाया था, फिर उस व्यक्ति ने नाम लिया कि मैं उस व्यक्ति से लेके आया था, और जब उस व्यक्ति का तस्दीकी पंचनामा या तलाशी पंचनामा लिया जाता है तो वहां पर पता चलता है कि वो व्यक्ति की मौत एक्सीडेंट में हो चुकी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आखिरी तक कार्रवाई कहाँ खत्म हो रही है, पर एनडीपीएस में चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफी मायने रखती है। उसका रीजन है कि वो आखिरी कड़ी तक पहुंचना कि कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ सप्लायर है, कौन मैन्युफैक्चर है, तो उसके तहत बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एनडीपीएस में जो मैन्युफैक्चरिंग है वही सब जगह सप्लायर होता है, और उसी के माध्यम से कड़ी जुड़ती है। कि अब आपको एमडी पदार्थ है जो अपने मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में फैक्ट्रियाँ पकड़ी जा रही है, तो उसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। एमडी पदार्थ बनाने वाले व्यक्तियों का जो राजस्थान के कुछ एक प्रतापगढ़ करके एक जिला है, या वहाँ पर से 2-3 खेप जब पकड़ाई, तो वहाँ की पुलिस ने ये पता किया कि
जो एमडी पदार्थ बनाने का सेटअप है 2 दिन में एक जगह सेटअप लगता है और कई किलो कई क्विंटल में एमडी तैयार हो जाती है, कई किलो में तैयार हो जाती है, 1 क्विंटल का तो हम नहीं बोले, कई किलो में एमडी तैयार हो जाती है और वो एमडी वहां से खपत के लिए चली भी जाती है और 2 दिन में वो सेटअप डिस्क्लोज करके फिर दूसरी जगह नया सेटअप बन जाता है। ये तो बहुत तेज दिमाग दौड़ाते हैं। क्योंकि अगर वो सेटअप वहां ज्यादा दिन तक रहा तो उन्हें पकड़ने की आशंका है। नहीं, जब तक पुलिस पहुंची उनका सेटअप ही चेंज हो जाए तो ये पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण भी है। चुनौतीपूर्ण है क्योंकि एमडी बनाने के लिए काफ़ी जो अलग अलग टाइप के केमिकल्स वगैरह जो लगते हैं और किसी टाइप की हमने इसमें एक और चीज़ नोटिस करी, मैंने जब इन केसेस को देखा तो इसमें केमिस्ट्री वाले जो लोग रहते हैं, जो केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री या बीएससी करे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई बहुत सारे लोग टेक्निकल वो भी अपराधी रहते हैं क्योंकि वो ही उसको बनाने में सफल रह पाते हैं, उन्हें केमिकल का नॉलेज रहता है और फिर वो लोग ही 2-3 जगह जाके उसी सेटअप में वो बना रहे हैं एमडी। मतलब पढ़े लिखे युवा उसमें शामिल हैं, पढ़े लिखे, और क्योंकि एक ही व्यक्ति सप्लाई नहीं कर सकता है, मैन्युफैक्चरर अलग है, पेडलर अलग है, रिटेलर अलग है, मैन्युफैक्चरर अलग है, सप्लायर अलग है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग अलग है, तो जो जिसका काम जिसको साजे, जिसकी जो क्वालिटीज है वो उसमें अपनी अपनी। इसमें थोड़ा सा मजा आ रहा है। ये बताओ कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचता, मतलब कितनी बड़ी चेन हो सकती है, कितना बड़ा, मान लीजिए किसी जगह से 1 क्विंटल बना तो इसको सप्लाई कैसे करेंगे, पूरे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ग्राहक तक कैसे पहुंचेगी? ये मैन्युफैक्चरर जो होता है वो सप्लायर बहुत कम कंडीशन में होता था कि वही सप्लायर हो। मैन्युफैक्चरर मैंने जैसा कि बताया था आपको 2 दिन का सेटअप यहाँ पर बनाया, ठीक है, और इस सेटअप के माध्यम से तस्कर लोग क्या करते हैं कि वो सेटअप के माध्यम से वहाँ इतना प्रोडक्शन कर लेते हैं, वो किसी व्यक्ति को डायरेक्ट सेल कर दिया जाता है, पूरा क्विंटल या किलो से, कई किलो से, तो वो व्यक्ति को सेटअप कर दिया जाता है। वो व्यक्ति फिर जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको दे दिया जाता है, इंदौर, भोपाल, गुजरात, मुंबई तक, ठाणे तक हमारे यहाँ के जो लिंक पाया गया है कई केसेस में, तो वहां तक सप्लाई हो जाता है। वो फिर वहां जाके छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स में क्लब वगैरह जो हैं, कई जगह ऐसी हैं जो कॉलेजेस हैं या क्लब हैं या डिस्को हैं, बार है, वहाँ जाकर खपत हो जाती है। अच्छा बताइए, जो मैन्युफैक्चर है उसके पास से जब एक, मतलब इन जनरली आपको पता है, नहीं पता, ये तो नहीं पता मेरे को, कि जो 1 किलो एमडी है, एक जो मैन्युफैक्चर है उसके पास कितने रुपए से निकली और जो लास्ट कस्टमर है उसके पास तक कितने रुपए में पहुंची, मतलब कितना मार्जिन बन जाता है? अब अंतर्राष्ट्रीय कीमत तो आंकी नहीं जा सकती क्योंकि इसका कोई पैमाना नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि मतलब एमडी बनाने वालों को इसमें क्यों ज़्यादा युवा जो अपराध में संलिप्त हुए हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि 2-2.5 लाख रुपए में ये सारे केमिकल्स मिल जाते हैं, ठीक है, और इसकी कीमत कम से कम ये 50 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ तक, उतने प्रोडक्शन में 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में बना हुआ माल 50-1 लाख तक, 1 करोड़ तक बिक रहा है। अच्छा, जैसे क्योंकि इनको उसमें ये अवैध मादक पदार्थ बनाने में जल्दी पैसा कमाने की जो भूख रहती है वो इनको एक ऐसा सेटअप बना देती है और इतना बना देती है कि वो इसमें 200 गुना प्रॉफिट देखते हैं। नहीं, अब लास्ट कस्टमर तक 100 ग्राम 200 ग्राम इतना ही एमडी पहुंचती होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती होगी लास्ट कस्टमर तक? 2-2.5 लाख मिनिमम, 100 ग्राम की 2.5 मिनिमम 100 ग्राम 200 ग्राम की। हाँ, और कहीं ज़्यादा भी है, जैसे 5-10 लाख रुपए भी है कहीं जगह, और हमने एक जगह देखा था मिनिमम तो 1 ग्राम की हमने 2 लाख कीमत देखी थी, और 10 ग्राम की 20 लाख रुपए। तो इसमें क्वालिटी में भी अंतर आता है क्या? क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, वही जो है भाई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी की अच्छी क्वालिटी है, खराब क्वालिटी है, नहीं, एमडी लैब में प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक बड़ा कारण ये है कि वो जब पदार्थ पकड़ा जाता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, एल्प्रोजल है, हाइड्रोक्लोराइड है और केटामाइन है, जैसे कि ये सब मिलके ये लोग इसको तैयार करते हैं, और उसके बाद जो क्वालिटी वगैरह से किसी को कोई मतलब नहीं है। उसकी खपत जो है वो खाली नशा है, नशा करने वाला ये नहीं देखता है कि मुझे कौन सी क्वालिटी मिल रही, कौन सी नहीं मिल रही, वो लगातार उसको आदी हो जाता है, वो उसको कंज्यूम करने के लिए किसी भी कंडीशन पे तैयार हो। अच्छा, पुलिस के पास मतलब जज कर लेती है देख के, क्योंकि अभी आज़ाद नगर का एक आप इंदौर का ही मामला आया था आज़ाद नगर थाने का, कि यूरिया थी, यूरिया को पुलिस ने एमडी ड्रग माना, लेकिन जब लैब टेस्टिंग में हुई तो वो यूरिया निकली, लेकिन जब तक उनको जेल जा चुके थे वो लोग, और पुलिस को वो सम्मान भी मिल चुका था। बिल्कुल, ये अपने इंदौर का ही मामला देखने में आया था। और
हमने आज़ाद नगर की बात कही है आपने, तो जो यूरिया एक बड़ी मात्रा में पता लगा वहाँ के यूरिया एमडी पदार्थ पकड़ा गया। तो एमडी पदार्थ क्या होता है कि जब पकड़ा जाता है कोई भी अवैध मादक पदार्थ, तो उसकी सैंपलिंग का जो सैंपल लिया जाता है, जैसे कि 52A की कार्रवाई, जैसा कि मैंने बताया था, तो ये 52A की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के सामने होती है और इस कार्रवाई में सामने वो सैंपल लेते हैं। जैसे कि 3 बैग्स में मिला तो तीनों बैग्स में से अलग अलग सैंपल कितना लिया जाएगा वो बताएंगे। तो वो सैंपल लेने के बाद उसको लैब भेजा जाता, लैब में वो सैंपल में एमडी आना बहुत ज़रूरी ही। और हमारे यहाँ से अगर एक क्षेत्रीय लैब में भेजा जाता है, रीजनल लैब में, तो रीजनल लैब में नहीं होने के बाद भी उसे भोपाल भेजा जाता है। भोपाल से भी अगर नहीं होती तो फिर जो हैदराबाद में एक एडवांस लेवल की सेकेंड फेज की जो लैब है वहाँ पर भेजा जाता है और वहाँ पर उसमें पता चलता है। कई बार हमने कई केसेस में देखा कि एमडी की जगह पोटेशियम नाइट्रेट भी निकल आता है उसमें 10 एक महीने बाद जब रिपोर्ट आती। पर हमारे यहाँ रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगता है, या ऐसा कोई जो किट रहता है कि पहले पता लग जाए उसमें एमडी में, तो वो बहुत कम जगह अवेलेबल्स हैं। परंतु जो रिपोर्ट आने के बाद पता लगता है कि इसमें ये पदार्थ है, या पोटेशियम नाइट्रेट है, यूरिया है, या एमडी है, या एल्प्रोजल पाउडर है ओनली, तो वो एक बड़ा तंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर देखा जाए कि लैब वगैरह है, ऐसा कोई एडवांस इक्विपमेंट हो तो जल्दी से पता लगाया जाता है। उससे लाभ ना तो अपराधी को मिलेगा और पुलिस की भी कार्रवाई काफ़ी सुदृढ़ होगी। पुलिस जो रिमांड लेती है कोर्ट से, तो क्या पुलिस के पास रिमांड लेने के बाद मारने का अधिकार रहता है? पुलिस को रिमांड में मारने का अधिकार नहीं, पुलिस को रिमांड में पूछताछ करने का अधिकार है। और जब हम देखते हैं कि जब भी पुलिस रिमांड लेती है तो व्यक्ति का, या जिस भी अपराधी को या दोषी को पकड़ा जाता है, उसको अपराधी मानकर पकड़ा गया किसी व्यक्ति को, तो उसका मेडिकल, सबसे पहले मेडिकल करवाया जाता है। और वो मेडिकल जब जाएगा उसको कस्टडी में भेजा जाता है, मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है रिमांड लेने के लिए। तो उसका पहले मेडिकल होता है, फिर उसके बाद जो उसको 4 दिन या 3 दिन की पीआर लिया जाता है, जिसको पीआर कहते हैं लीगल भाषा में। उस पीआर को 3 दिन का खत्म होने के बाद फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो फिर में उसका मेडिकल होता है। तो उस मेडिकल में ये दिखना चाहिए कि वो व्यक्ति जब गया था तब भी फिट था, आया था तब भी फिट था मेडिकली। तो पुलिस मारती ऐसी जगह है कि आप मेडिकल में सिद्ध ही नहीं हो कि आप पिटे हो। वो अपराधी को जब देखा जाता है कि बहुत जगह किसी को लगी हुई चोट, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने कई बार बोलते हैं कि हमें गिर के लग गई, या हम गाड़ी से भागने में पकड़ते हुए गिर गए, हमारे पैर में लग गई। परंतु जो रिमांड है, रिमांड में किसी को मारने का अधिकार नहीं है, उसको पूछताछ करने का अधिकार है। पूछताछ करने के लिए कई तरह से सख्ती की जा सकती है, परंतु मारपीट एक तरह से लीगली पॉसिबल नहीं है पूछताछ में, रिमांड में, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और फिर मेडिकल करवाना, मेडिकल वापस से करवाकर फिर पेश करना, यही इसीलिए इस प्रोविज़न को रखा गया है रिमांड में, ताकि पता चले किसी भी व्यक्ति को कि उसके साथ रिमांड में किसी तरह की जाति न। अच्छा, जैसे जज के सामने दोबारा पेश हुए रिमांड के बाद, यदि आरोपी या इनोसेंट ने बोल दिया कि भाई हमको तो मारा गया है, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होगी? उसके बाद संबंधित पुलिस वालों पे जो भी मजिस्ट्रेट उनके स्व कोग्निनेंस है या स्व मोटो से वो जो भी कार्रवाई करना चाहे वो कर सकता है, या एक लिखित कंप्लेन भी दे सकते हैं उसके घर वाले अगर उनको कोई चोटें लगती है। रिसेंटली हमने एक केसेस में देखा था कि जब किसी व्यक्ति को, एनडीपीएस का ही मामला था, किसी व्यक्ति को पकड़ा गया तो पुलिस ने उसको पेश न करते हुए, पुलिस नहीं, कोई एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी थी दूसरी, तो उसने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी सेंट्रल की, उन्होंने क्या करा कि उस अपराधी को पकड़ा। उस अपराधी को पकड़ते हुए मारपीट जो हुई, और वो फुटेज में घर से उसको बाहर ले जाते हुए उस सीसीटीवी फुटेज में वो लोग दिख रहे हैं। उस सीसीटीवी फुटेज के निकलने के बाद वहाँ के बाद की कोई चीज़ नहीं दिख रही उसमें। उस सीसीटीवी फुटेज के बाद वो उस व्यक्ति को 19 चोटें उसके ऊपर थी और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, और उसको जबकि इतनी ज़्यादा चोटें आ चुकी थी तो उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है वहाँ से, गिरफ्तारी न करते हुए उसकी, क्योंकि वो किसी अपराध में वांछित अपराधी था। परंतु इसीलिए उसको इन्वेस्टिगेशन उसके घर पर दबिश देना है। उसके बाद जब उसको लाया जाता है तो वहाँ पता चलता है कि मेडिकल में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो उसके करीबन 19 से 23 चोटें थी उसके उस शरीर के ऊपर। और तब कोर्ट ने काफ़ी सख्ती दिखाई थी उस मामले में, और उनने जो जांच अधिकारी है, जो अधिकारी गए थे जहाँ दबिश देने, उनके ऊपर काफ़ी एक सख्त गाइडलाइन भी बनाई थी। और उसके बावजूद उन्होंने उसके अपराधी को जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है वो मंगवा कर उनने ये प्रूफ किया कि इनने उस अपराधी को घर से जो ले जाते हुए मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करते हुए कहीं ना कहीं उसके साथ इतनी मारपीट करी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, क्योंकि वो 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। जबकि कानून ये कहता है कि 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति को, अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा गिरफ्तारी के बाद।
तो वो गिरफ्तारी ही अवैध ठहरा दी गई। नहीं, कोई कंडीशन तो होती होगी कि भाई 24 घंटे में पेश नहीं करा, जैसे अभी समर वेकेशन चल रहा है कोर्ट का, तो किसी को गिरफ्तार किया तो कोर्ट तो जैसे बंद है, समर वेकेशन चल रहा है, तो क्या करेंगे फिर, कहाँ पेश करेंगे? कोर्ट में रिमांड ड्यूटी रहती है, चाहे समर वेकेशन हो, दिवाली की छुट्टियां हो, चाहे किसी भी समय इमरजेंसी हो, रिमांड ड्यूटी एक हमेशा अवश्य लगाई जाती है, जिसमें पेश करने के लिए, कि रिमांड लेने के लिए, जेआर करने के लिए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए। तो संबंधित जो मजिस्ट्रेट छुट्टी पे रहते हैं, कुछ की ड्यूटी लगाई जाती है जब वहाँ के प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा, तो वो उस समय में ये सुनिश्चित होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट है वहाँ पर, तभी उसको पेश किया जा सकता है, वरना तो फिर कैसे कानून व्यवस्थाएं चलेगी। अच्छा, मैंने ये सुना था कि जहाँ पे अपराधी को अपन ने पकड़ा, किसी व्यक्ति को पकड़ा, या घर में पकड़ा या बाहर पकड़ा, तो आप जो है वहीं पे एफआईआर लिखेंगे या थाने में आकर एफआईआर नहीं लिखते? ये सही जानकारी है गलत? वो जैसे कि किसी कंडीशंस में उन पे ये लिखा जाता है कि बारिश होने के कारण कार्रवाई वहाँ पर संभव नहीं थी, फलाना ट्रैफिक होने के कारण कार्रवाई संभव नहीं थी, तो उसी तरह उसको जस्टिफाई किया जाता है कि हमने बाकी लिखा पढ़ी आकर थाने पर करी। एफआईआर जो है वो मुख्य तथ्य वो हैंड रिटन लिख लेते हैं पंचनामे पर कि व्यक्ति को यहाँ गिरफ्तार किया गया है या ये सारी चीज़ें करी गई, अरेस्ट मेमो वगैरह बनाया जाता है मौके पर कुछ कार्रवाइयाँ थाने पर आकर करी जाती, ये बात सच है। क्योंकि उसके बावजूद भी देखा जाता है कि कई सारी चीज़ें जो उनमें ऐसे रीजन दिए जाते हैं कि वो जस्टिफाई नहीं हो पाती। नहीं, 99% केसेस में तो थाने में आके उठा लाते हैं, फिर एफआईआर करते हैं। हाँ, एफआईआर बाद में ही होती, क्योंकि एक्चुअली उसका नाम ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, परंतु उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन न बनाते हुए लास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बन जाती है वो, क्योंकि जब एफआईआर का तथ्य जो होता है, हाँ कुछ केसेस में हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में पहले दर्ज कर ली जाती है, ऐसा नहीं है कि किसी में, हर किसी केस में एफआईआर आखिरी में दर्ज होती है, जैसे गुमशुदगी है वगैरह, या कोई फरियादी थाने पर आया तो वो जो थाने पर आ रहा है रिपोर्ट करवाने फरियादी, तो उसकी रिपोर्ट थाने पर ही होगी, परंतु बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें बाद में आकर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। कई बार हमारे सामने मामले आते हैं कि पुलिस कस्टडी में रखा हुआ गांजा, अफीम, ड्रग चूहे खा गए, ये किलो 2 किलो नहीं, 581 किलो, तो ये पुलिस की कार्रवाई पे सवाल नहीं खड़ा करता, उनकी प्रणाली पे सवाल नहीं खड़ा करता कि भाई इतना क्वांटिटी में गांजा कैसे खा गए चूहे? जब जैसे कि किसी भी मादक पदार्थ को जब्त किया जाता है, तो उसकी जब सैंपलिंग की कार्रवाई है और वजन की कार्रवाई के बाद उसको डायरेक्ट माल खाने में भेजा जाता है। ठीक है। वो माल खाने में बाकायदा उसकी रजिस्टर्ड में एंट्री होती है कि कितने बैग्स है, कितना उसका वजन है, कितना उसका, और वहाँ का एक जो मुंशी होता है माल खाने का, वो सारी एंट्री करता है और उसका हिसाब किताब रखा जाता है। अब अगर हम मादक पदार्थों के इसमें एक नेचुरल चीज़ देखें तो कहीं ना कहीं जैसे डोडा चूरा है या गांजा है, तो वो अपने आप थोड़ा एग्जॉस्ट होता है जो वातावरण के कारण, क्योंकि वो नेचुरल उगा हुआ नेचुरल जो प्लांटेशन वाला पदार्थ है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एग्जॉस्ट होता है वातावरण के कारण, नमी के कारण। ठीक है। तो पर इतनी संख्या में अगर जैसे देखते हैं कि चूहों ने खा गया, तो इतनी संख्या में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है माल खाना एंट्री पर, या माल खाना की जो व्यवस्था है, जो किसी भी मादक पदार्थ हो या किसी भी जब्ती के सामान को जहाँ रखा जाता है। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सीरीज में भी आया था अभी थोड़े दिन पहले कि हाँ, उसमें चूहे खा गए, चूहे गांजा खा गए। एक सत्य घटना भी थी गुजरात की, आज गुजरात की बता रहा हूँ, 581 किलो जो गांजा खा के गए, चूहे ने गांजा खा लिया। पर कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई नहीं होता है, चूहे गांजा खाने के बाद कहाँ चले गए? चूहे भी तो दिखने चाहिए। 581 किलो यार, कितना बड़ा अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट। पुलिस को समझ नहीं आता कि चूहे खा गए या पुलिस वाले बेच के पैसा खा गए। वो संदेह खड़े करता है बकायदा, क्योंकि उसका कारण ये है कि जब हम हमारे यहाँ की माल खानों की व्यवस्था देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है साक्ष्य किसी भी केस में, और उनको रखने की व्यवस्था है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्थिति है उसकी अगर अपन देखें तो वो उसकी हालत पर अगर कोई विजिट करे वहाँ पर देखेगा, कई बार मजिस्ट्रेट या कोई जज भी वहाँ पर विजिट करते हैं तो वो देखते हैं तो वो भी सवालिया निशान खड़े करते। तो हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी जो किस केस की, उसकी सबसे खराब स्थिति में पड़ी हुई है, और ये जस्टिफाई नहीं होता है कि चूहे खा जाते हैं या कोई माल। हाँ, ये है कि थोड़ा वजन कम हो सकता है क्योंकि नमी के कारण मादक पदार्थ जो भी होता है नेचुरल जो प्लांटेशन से हुआ वो गाढ़ा होता जाता है या फिर सूख जाता है नमी के कारण, परंतु 581 किलो एक बड़ा अमाउंट, बड़ा मात्रा होती है जो जस्टिफाई नहीं की जा सकती। अच्छा, हम टीवी चैनलों में देखते हैं, मूवीज़ में, कि वकील जज से जिस प्रकार आर्गूमेंट करते, क्या उसी प्रकार करते जैसे वो मूवी का डायलॉग था कि जज साहब ने पूछा कि इतनी मात्रा में गांजा कैसे खा गए चूहे, तो उसने कहा कि चूहे गांजा फूंक तो नहीं सकती, तो मतलब खा गए, तो ऐसे आर्गूमेंट कर सकते जज के सामने वकील करते हैं क्या?
ऐसा तो बिल्कुल मूवी जैसा तो नहीं होता है और ना ही बिल्कुल सीरीज जैसा होता है, परंतु कहीं कहीं जगह बहस में से इंटरेस्टिंग पॉइंट आते हैं जो कोर्ट में देखने लायक होते हैं, जो क्लिप्स वायरल भी होते हैं काफ़ी सोशल मीडिया वगैरह पे। परंतु बिल्कुल हूबहू सिनेमा और बॉलीवुड से अगर कंपेयर किया जाए तो ऐसा नहीं। कई बार हम देखते हैं कि छोटे छोटे शहरों में, थानों में हम देखते हैं कि पुलिस जानबूझ के चार्जशीट और चालान पेश नहीं करती भाई, कि जिससे उसको जमानत ना मिल जाए। तो और पुलिस कई बार अमाउंट लेने की कोशिश करती है उनके परिवार से कि पैसा मिल जाएगा तो हम जल्दी तुम्हारी चार्जशीट पेश कर देंगे तो आपको जल्दी जमानत मिल जाएगी। ये सवाल खड़ा नहीं करता पुलिस की व्यवस्था पे, कोर्ट इस पर क्वेश्चन खड़ा नहीं करता कि भाई आप चार्जशीट जल्दी पेश क्यों नहीं कर रहे, चालान जल्दी पेश क्यों नहीं कर रहे। 3 तरह की इसके लिए सबसे पहले हमको चालान और जमानत जो है उन दोनों के संबंध को समझना पड़ेगा। जैसे कि अपन देखते हैं कि जमानत जो होती है वो कहीं कहीं स्थिति में होती है कि चालान के बाद कोर्ट द्वारा की जाती है कि हम चालान के बाद किसी में ग्राउंड बनते हैं कि उसका आरोप पत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो तय करता है कि उस व्यक्ति का क्या रोल है उस केस में, कि पुलिस ने क्या चार्जेस फ्रेम किए हैं न्यायालय के सामने, वो पूरा ब्यौरा होता है उस व्यक्ति का कुल मिला के। तो अब जैसे कि 3 तरह की बेल होती है, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल और डिफ़ॉल्ट बेल। तो कहीं ना कहीं पुलिस को, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को या पुलिस को एक समय मिलता है कि इस समय के दरमियान जो चार्जशीट पेश करनी रहती है। जैसे कि एनडीपीएस एक्ट में 6 महीने का समय होता है कमर्शियल क्वांटिटी में, कहीं कहीं में 90 दिन का रहता है, कहीं कहीं 2 महीने का समय रहता है। तो उस समय सीमा में पुलिस को चार्जशीट या आरोप पत्र जो भी न्यायालय में पेश करना रहता है, अगर उस समय में अगर पेश नहीं की गई तो व्यक्ति डिफ़ॉल्ट बेल के लिए हकदार होता है, उसकी डिफ़ॉल्ट बेल लगेगी और जमानत पे बाहर आ जाएगा। तो समय सीमा का ध्यान रखना उनका एक कर्तव्य है और दायित्व भी, और स्ट्रिक्ट कंप्लायंस भी है उनकी, जो भी प्रोफेशनल इथिक्स का एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इसलिए है क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को भी जवाब देना होता है। क्योंकि डिफ़ॉल्ट बेल जब मिलती है तो वो किसी चार्जशीट नहीं पेश होने पर, वो या टेक्निकल डिफ़ॉल्ट के कारण मिलती है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जाँच में ही इतनी बड़ी कमी है। तो इस कारण अब इसका सवाल है कि आप जो बता रहे हैं कि जो लोग पैसे देते हैं चालान के लिए, पेश करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो कई वो सामाजिक रूप से व्यक्ति को या खुद को पक्षकार के जो परिवार वालों को जागरूक होने की, क्योंकि अगर कोई चार्जशीट 1 महीने पहले पेश कर दी जाती है या 4 महीने या 2 महीने पहले पेश कर दी जाती है, उससे कोई लाभ नहीं मिलता, उससे कोई जमानत के चांस तो बढ़ जाएंगे ना, इतना कुछ खास लाभ नहीं मिलता। यह है कि समय सीमा से पहले कर दी, परंतु उसके लिए भी वरिष्ठ अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ती है उनको, उसका एक अलग रोड मैप है पूरा, उसका एक अलग प्रोसीजर है। परंतु अगर चार्जशीट के लिए कोई पैसे दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं है। उसका एक रीज़न ये है कि वो तो उनका कर्तव्य ही है, वो तो उनकी पेशा ही है, उनको तो करना ही पड़ेगा पेश किसी भी कंडीशन में, क्योंकि उनको तो समय सीमा है। लड़कियां वकालत को एक अच्छे करियर के रूप में देख सकती हैं। मतलब अभी कोर्ट का क्या रेशियो है मेल और फीमेल का? अभी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा, मतलब तादाद में जो हमारी महिलाएं हैं अभी भागीदारी में हैं वकालत के पेशे में। उसका एक रीज़न ये है कि काफ़ी अच्छा करियर है। उसका एक कारण कि हम देखते हैं कि फैमिली कोर्ट्स के जो मामले रहते हैं उसमें काफ़ी स्पेशलिस्ट भी रहती हैं कई महिलाएं, कि उनका फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस ज़्यादा सेंटर्ड और टारगेटेड रहती है। कॉरपोरेट लेवल में काफ़ी करियर हो गया है अब। लिटिगेशन में, क्रिमिनल में भी काफ़ी जो महिलाएं रही हैं, इंदिरा जयसिंह सीनियर एडवोकेट जो थी, जो काफ़ी वरिष्ठ थी और मतलब उन्होंने क्रिमिनल में या किसी भी तरह के जो केसेस में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। उनका एक मशहूर वकीलों में भी नाम आता था भारत के। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो बड़े उदाहरण भी है इसमें कि महिलाएं मतलब बराबर भागीदारी से इस प्रोफेशन में भाग ले रही हैं और उनका करियर भी काफ़ी बराबरी से है। इसमें पुरुष और महिलाओं का काफ़ी बराबरी से इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के चांसेस है। उसका कारण ये है कि पहले के मुकाबले आज कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थे। बिल्कुल। उसका रीज़न ये है कि कॉरपोरेट 498 जो डिवोर्स वाले जो प्रकरण है या जो महिला संबंधित अपराध है, उनके लिए महिलाएं भी, ज़्यादातर महिलाओं से भी ज़्यादा कनेक्ट करती है किन्हीं मामलों में, तो ज़्यादा प्रेफर करती है महिला। उसका एक रीज़न है कि वो उनके किसी भी मामले के या किसी भी उनकी व्यथा को, कोई भी पक्षकार अपनी व्यथा लेके आएगा तो वो ज़्यादा मानवीयता से समझ पाती है, कनेक्ट कर पाती है। उनके पास ज़्यादा स्किल्स होती है किसी व्यक्ति के दर्द को समझने की, किसी व्यथा को समझने की। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया उम्दा उदाहरण है कि आज की कंडीशन में वो मायना नहीं रहा कि कहाँ ये जो प्रेजेंस कहाँ रखती है, इसका रीज़न तो काफ़ी ज़्यादा करियर के अवसर है इसमें।
अब तो रील भी बहुत वायरल होती हैं लड़की महिला सोशल मीडिया आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया का ज़माना है। जो लॉ फर्म है उधर जो नए जो एलएलबी करके छात्र आते हैं उनसे फ्री में काम कराया जाता है, कितनी सच्चाई इस बात पे? जो आप लॉ फर्म आज की तारीख में कई टॉप लॉ फर्म्स भी हैं जो अच्छे अच्छे इंटर्न्स के स्टाइपेंड भी दे रही है उनको, और काफ़ी सारी जो लॉ फर्म हैं पहले फ्री का कल्चर जो था वो ज़्यादा था उसमें। और सबसे बड़ी बात ये कि एक अगर देखा जाए तो मतलब गुरु बलवान तो चेला पहलवान ये कहावत कही जाती है। तो मतलब पहले जो सीखने की ललक इतनी रहती थी कि वकालत में ये कल्चर नहीं रहा कभी कि इसको किसी अमाउंट से बांधा जा सकता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि पहले जब हम देखते थे पहले के समय में काफ़ी जो जूनियर्स हो या जो इंटर्न्स थे जो अपने सीनियर के यहाँ सीखते थे वो किसी अमाउंट वगैरह के हकदार नहीं होते, परंतु वो कई कई सालों से उसी फर्म से जुड़े रहते थे और उनकी कहीं कहीं की तो उम्र भी निकल जाती थी क्योंकि उनका जुड़ाव वैसा महसूस होता था, तो उन्हें वहाँ से वो सारी स्किल्स भी मिलती थी। परंतु अब कल्चर चेंज हो चुका है, अब काफ़ी अच्छे अच्छे अमाउंट भी और काफ़ी अच्छे अच्छे स्टाइपेंड या सैलरी भी ऑफर की जाती है। इंदौर में, जयपुर में, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, अगर आप देखें अहमदाबाद में काफ़ी कॉरपोरेट लॉ में तो और ज़्यादा काफ़ी अच्छे पैकेजेस भी आ चुके हैं अभी। तो इसके कारण अब जो कल्चर है और पुराने के समय में काफ़ी अंतर है और अब एक अच्छा अमाउंट ऑफर होता है इंटर्न और जूनियर को, देखा जाए तो आज के समय में वकालत के क्षेत्र में। पहले लोग जो कोर्ट के जजमेंट पे सवाल खड़ा नहीं करते थे, लेकिन अब लोग कोर्ट के जजमेंट पे भी सवाल खड़ा करने लगे। आप अरविंद केजरीवाल का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने तो सीधे सीधे मतलब एक हिसाब से यही कह दिया कि जज महोदय वो सेक्रीफाइस्ड है एक प्रकार से। आज जैसे कि पहले के ज़माने में अगर देखा जाता तो पहले सोशल मीडिया की उपयोगिता काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से उस पर व्यक्ति के विचार, व्यक्तित्व, अपने जो व्यक्ति के विचार और बहुत सारी चीज़ें जो उनके सोशल मीडिया पर आ नहीं पाती थी। परंतु आज के समय में हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे ट्वीट करके किसी की आलोचना, किसी जजमेंट का रिव्यू करना, उसके बारे में टिप्पणी टीका करना, वो ज़्यादा काफ़ी सामान्य बातें हो गई है उसका। परंतु एक आलोचना और न्यायालय की अवमानना में काफ़ी एक छोटी लकीर है, वो हमारे किसी भी व्यक्ति को अगर, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं तो हमें किसी भी समय न्यायपालिका एक तीसरा स्तंभ है, उसकी आवश्यकता हमेशा पड़ती रहेगी और हमें उसमें कोर्ट में, जुडिशरी में फेथ जरूरी है। क्योंकि आज भी व्यक्ति अगर देखता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, अगर ये बोलता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा या तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, तो उसकी ये कहीं ना कहीं उसके प्रति, न्यायालय के प्रति आस्था दिखती है या उसका विश्वास दिखता है कि कहीं भी नहीं जाऊंगा तो मैं कोर्ट तो जरूर चला जाऊंगा, कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा तो कोर्ट तो जरूर करेगा। परंतु ये टिप्पणियां कहीं ना कहीं व्यक्ति के विश्वास को भी डगमगाती है और एक आलोचना और अवमानना में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को फर्क करने की आवश्यकता है कि आलोचना एक अलग होती है, अवमानना अलग हो जाएगी, तो उन दोनों में भी लकीर बांटनी पड़ेगी। बहुत गंभीर सवाल है। हम देखते हैं कि छोटे शहर, कई मामलों में तो बड़े शहर के वकील सेक्रीफाइस्ड हो जाते हैं, अपने पक्षकार को न बचा के दूसरे व्यक्ति से मिल जाते हैं और अपने पक्षकार को ही जेल करवा देते हैं। तो ये बहुत वकालत के लिए एक धब्बा नहीं है कि भाई तुम, जो पक्षकार ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है, तुमको पैसा दे रहा है उस चीज़ का, और तुम पक्षकार से पैसा ले रहे हो, सामने वाली पार्टी से भी मिले हुए हो। इसमें सबसे बड़ा छोटे शहरों में देखा जाए तो जो जान पहचान होती है लोगों की काफ़ी संकीर्ण, मतलब जान पहचान होती है वो काफ़ी लोगों की ज़्यादा होती है, क्योंकि छोटा शहर है, सब एक दूसरे से परिचित रहते हैं और हर कार्यस्थल पर रहते हैं। परंतु ये 90% जो आंकड़ा है वो इस जो आपके सवाल में जो आप जिस कैटेगरी को ला रहे हैं वो कैटेगरी में नहीं। इसका एक कारण है क्योंकि कई लाखों केसेस सबसे ज़्यादा छोटे शहरों से ही आते हैं, हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट में, जो छोटे कस्बों से उठकर आते हैं। परंतु आज भी लोग वहाँ न्याय के लिए वकील हायर करते हैं और फिर वो सामने वाले पक्ष वाले भी करते हैं, वो उतने ही दमदारी से अपने पक्षकारा पक्ष रखते हैं। परंतु किन्हीं किन्हीं जगह क्या होता है कि वकील का ये दायित्व भी होता है कि मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन की तरफ वो जब बढ़ता है कि हम दोनों पक्षों में समझौता करवा दूँ, तो वो अच्छे फेथ और अच्छे एम से किया जाता है, अच्छे लक्ष्य से किया जाता है कि दोनों पक्षकारों को लाभ मिल जाएगा, क्योंकि हर वकील को पता होता है, हर एडवोकेट को इतना अच्छा जानकारी होती है कि इस केस का आखिरी क्या निष्कर्ष हो सकता है। तो वो चाहता है कि कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन या मीडिएशन से भी उसका रास्ता निकल जाए। परंतु कहीं कहीं आर्बिट्रेशन, मीडिएशन के ऐसे प्रोसेस से आगे बढ़कर भी कहीं ना कहीं कोई लोग लीगल, मॉरल और एथिक्स को पार कर देते हैं, जो कि गलत है। परंतु
कोई कोई पक्षकार जो रहते हैं वो गलत भी समझते हैं कि किसी वकील साहब ने कहा कि मैं आपका कॉम्प्रोमाइज करवा देता हूँ या आपका इसमें अच्छा भला हो जाएगा, परंतु वो एक अपने पक्षकार को के लिए अच्छी राय दे रहे, परंतु वो उसके मन में भी गलत सवाल उठ सकते हैं, उसके मन में शंका उठ सकती है कि वकील साहब तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल रहे हैं या ऐसी कोई कंडीशन पे आने की बात हो रही है, तो उसके मन में भी एक संदेह उत्पन्न होता है। परंतु ये एक उसका सोचने का नजरिया है कि वो अपने पक्षकार के लिए एक अच्छी बात सोच रहा है कि इसका अच्छा निष्कर्ष निकल सकता है। हाँ, डिवोर्स के मामले में ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि डिवोर्स के मामले में तो ये है कि वकील को दिख जाता है कि यदि ये केस 10 साल चला तो लड़की की भी लाइफ खराब हो जाएगी, लड़के की भी लाइफ खराब हो जाएगी। इससे अच्छा समझौता हो जाए, तो तुम अपनी सेपरेट जिंदगी जियो, ये अपनी सेपरेट जिंदगी जी जियो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किन्हीं बिंदुओं में बातें नहीं बन पाती है, तो फिर ये बातें सामने आ जाती है कि हम तो, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप चीज़ें नहीं हो पाती, तो फिर वो आक्षेप में बदल जाती है। एनडीपीएस का कोई रूल है क्या जिसमें व्यक्ति ये कह सकता है कि हम आपको तलाशी नहीं देंगे, मतलब इस रैंक के अधिकारी को ही तलाशी देंगे? ये सेक्शन 50 में जो देखा जाए कि राजपत्रित या मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी को कहा गया है कि उसका मेंशन किया गया है इसमें, क्योंकि तलाशी अपने शरीर की, कि सपोज करो कि इसमें झूठा केस भी बन सकता है, प्रोसीजरल सेफगार्ड है ये कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, तो उसके लिए ये प्रावधान है और वो मना कर सकता है, तो उसको ये भी हक है कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी तलाशी ले सकता है, या बोल सकता है कि किसी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी को या जो भी एजेंसी उसमें तलाशी में जिस भी एजेंसी की अवधारणा की गई है कानून में, उस एजेंसी को तलाशी दे सकता है, उस राजपत्रित अधिकारी को दे सकता है। तो ये तो जबरदस्ती भी कर देगी, पुलिस मारती भी है कि तलाशी तो हम ही लेंगे। अब क्या सिद्ध करेगा कि हमने तो मना किया था कि हमारी तलाशी मत लो, पुलिस ने जबरदस्ती तलाशी ले ली हमारी? तो इसके लिए व्यक्ति को जागरूक होना काफ़ी जरूरी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि सेक्शन 50 क्या होता है। परंतु व्यक्ति अगर जागरूक होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को लॉ के बारे में या थोड़ा बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए और बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए। उसका फायदा यह है कि वो अपने हक या अपने दायित्व या अपने कर्तव्यों के लिए व्यक्ति किसी से भी अड़ सकता है कि भाई मेरे जो तलाशी ली जा रही है, मेरे पास ऐसा कोई पदार्थ है नहीं, पर मेरी तो अगर तलाशी लेनी है तो मैं मजिस्ट्रेट के सामने ले जाके दूंगा। नहीं, आप या तो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं भाई। आप जिस प्रोफेशन में, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने कहा कि भाई ये मेरा जो आप बता रहे हैं कि सेक्शन 50 के तहत मैं आपको तलाशी नहीं दूंगा, पुलिस तो एक झापड़ मारेगी खींच के, तलाशी और 50-60 अपनी जेब में रख, मैं तो तलाशी लूंगा। तुम सिद्ध करते रहना कि मैंने मना किया है। 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। वो वहाँ अपना स्टेटमेंट देने के लिए, उसका जो माउथ स्टेटमेंट के लिए वो काफ़ी स्वतंत्र रहता है कि वो वहाँ जाकर बोल सकता है कि मेरी जो तलाशी लेना थी मुझे उचित राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ली गई, मेरे से जबरदस्ती तलाशी मेरे आपके द्वारा ली गई है या फलाना अधिकारी के द्वारा ली गई, जबरदस्ती ली गई, वो वहाँ बोल सकता है, स्वतंत्र है। क्योंकि ये जो ट्रांजिट जो रिमांड है या मतलब जुडिशरी के सामने जो लाना है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, उसका एक मेन कारण यही है कि जैसे मारपीट है, कोई प्रोसीजरल लैप्स है या किसी की अवैध गिरफ्तारी है, तो वो सारी चीज़ों को वहाँ सामने रख सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट तो वहाँ पर एक निष्पक्ष अथॉरिटी है और वो काफ़ी पावरफुल अथॉरिटी है। आपको लगता है कि पुलिस को लॉ का डर है? भाई हम छतरपुर के मैंने 7 मामले देखे पिछले 7-8 महीने के, पुलिस रिमांड के अंदर लोग मर गए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कस्टोडियल डेथ के जो मामले हैं अभी मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में, परंतु इसके बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय भी है। सपोज करो अभी थोड़े दिन पहले हमने साउथ इंडिया का जो मामला देखा था, दक्षिण भारत में, बिल्कुल फांसी दे दी। एक हाईकोर्ट से सारे जो अधिकारी थे, जो मतलब उस समय के जो जिसमें कस्टोडियल डेथ हुई थी, उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, वो अधिकारियों को भी उतनी ही सजा मिली 302 के तहत की फांसी की सजा, किसी को आजीवन कारावास की सजा। तो अगर देखा जाए तो लड़ाई लंबी है, परंतु न्याय जरूर मिलेगा उसे, क्योंकि अगर कस्टोडियल डेथ हुई है और अगर वाकई में उनके द्वारा कस्टडी में किसी के द्वारा मारपीट हुई है, उसके द्वारा उसकी मौत हो जाती है, तो उसे न्याय मिलना जरूर है। पर लड़ाई उसके घर वालों को या उसके पक्षकार के या मतलब जो भी आरोपी जिसको बनाया जाता है उसके घर वालों की लड़ाई लंबी रहती है। नहीं, आप कैसे सिद्ध करेंगे? और कौन लड़ेगा इतनी लंबी लड़ाई? उन्होंने जाके जो छतरपुर का एक मामला आया उसमें कह दिया कि वॉशरूम के बहाने गया था और वहीं लटक गया, वो लटक गया, लेकिन सच्चाई इसकी विपरीत है। सबको पता है कि भाई उधर मारा गया है। तो इस चीज को ही जस्टिफाई करने के लिए आप जो पक्षकार के घर वाले हैं उनको पुलिस वालों के संबंधित जो भी
वहाँ के सीसीटीवी फुटेज, माननीय सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी आदेश है जिसमें ये कहा गया है कि जो किसी भी थाने में अगर सीसीटीवी है तो उनको प्रिजर्व किया जाना जरूरी है। अब वॉशरूम में कहाँ सीसीटीवी लगाओगे? सीसीटीवी सर, जैसे ही कोई व्यक्ति एंटर हुआ और जहाँ पर कस्टडी है, वॉशरूम वहीं होता है जहाँ मतलब सेल होती है, वहाँ पर अधिकतर जगह वहीं वॉशरूम होता है, तो वहाँ पर भी सीसीटीवी जरूरी है और उन सीसीटीवी को प्रिजर्व करना जरूरी है। अगर कस्टोडियल डेथ हुई तो सबसे बड़ा जो विजिबल जो चीज़ है, निष्पक्षता है, वो वहीं बाहर आ जाएगी। एनडीपीएस की धारा 29 अभी आपके मंदसौर और नीमच में बहुत ज़्यादा मामले आए हैं। उसके बाद विधानसभा में क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्वेश्चन बना और आपके राजस्थान विधानसभा में क्वेश्चन बना कि भाई धारा 29 में संशोधन किया जाए। तो धारा 29 में ऐसा क्या करती है पुलिस कि संशोधन की मांग कर रहे हैं विधायक? एनडीपीएस में जैसे कि जब्ती व्यक्ति किसी और व्यक्ति से होती है जब्ती, और वो बताता है कि मैं इससे मादक पदार्थ या फलाना जो भी कॉन्ट्राबैंड है मैं उससे लेके आया है, उससे देने जा रहा था, उससे लेके आ रहा था, तो अभियुक्त कहाँ से, चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाने के लिए धारा 29 में किसी भी अभियुक्त का नाम जोड़ा जाता है कि वो कहाँ से लाए। परंतु आजकल हम बहुत जगह देखते हैं कि बिना किसी कनेक्शन के, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी का नाम ले रहा है तो उसके लिए उसका कॉल रिकॉर्ड या सीडीआर या फिर फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट, मनी ट्रेल, ये होना बहुत जरूरी है। पर बिना किसी कनेक्शन के उस व्यक्ति का एनडीपीएस की धारा 29 में नाम डालना तो एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा वाला प्रोसीजर लेप्स है। इसलिए उसमें संशोधन की बार बार बातें उठती है कई पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे और कहा जाता है कि इसमें संशोधन जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति, बहुत सारे जो लोग हैं, कई जो बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ऑलरेडी जेल में, उसका भी नाम दिखता है कि 29 में पूरा आने वाले केसेस में वो धारा 29 के तहत आरोपी बना दिया जाता है, और इससे कहीं ना कहीं व्यक्तियों को झूठा फंसने की भी ज़्यादा आशंका है। और धारा 29 में कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि किसी अन्य अपराध में हम ये नहीं देखेंगे, एनडीपीएस में स्पेशली देखेंगे, क्योंकि उसमें संदेह के आधार पर ज़्यादा चीज़ें होती है, संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, या कोई व्यक्ति रंजिशवश, चाहे वो अधिकारी हो या चाहे अपराधी हो, वो रंजिश के तहत भी नाम ले सकता है। चाहे आपकी और मेरी लड़ाई हो, मेरे द्वारा कोई कॉन्ट्राबैंड सीज हुआ हो तो मैं आपका नाम ले सकता हूँ, परंतु तो क्या मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी? या बिल्कुल आप 29 के तहत अवांछित आरोपी होंगे। उसका कारण ये है तो उसके लिए पुलिस को साक्ष्य इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है? साक्ष्य जरूर ही होता है, क्योंकि व्यक्ति फिर वाकई में आखिरी में जाके बरी तो होता ही है, परंतु लेकिन प्रथम दृष्टया उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। प्रथम दृष्टया तो आरोपी होगा, सह-अभियुक्त होगा कि मैं इसको कॉन्ट्राबैंड लेने जा रहा था, इसने मुझे दिया है। परंतु उसके लिए कनेक्शन इम्प्लीकेट होने चाहिए कि सीडीआर होनी चाहिए उसके संबंधित, उसकी टावर लोकेशन होनी चाहिए, या उसके द्वारा कोई सीडीआर टावर लोकेशन के अलावा भी अगर देखते हैं तो हम मनी ट्रेल होना चाहिए, या पैसे का लेन देन हुआ हो कि इस माल को मैं लेने जा रहा था, इस माल के बदले मैंने इतने पैसे या दिए, या डिजिटली तरीके से, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि वरना एनडीपीएस में धारा 29 के तहत कहीं भी लोगों को किसी भी व्यक्ति का नाम जोड़ा जाना आसान है। ये एक बड़ा कॉलेप्स है हमारे इस एक्ट की, एक बड़ी खामी है इसमें, लगातार संशोधन की बातें इसीलिए उठती हैं। कई बार वकील को पता होता है जो हमारा पक्षकार है, हमारा जो क्लाइंट है वो दोषी है, लेकिन वकील फिर भी उसके लिए फाइट करता है, लड़ता है और जमानत कराता है उसकी। हर प्रोफेशन में आप देखते हैं कि जैसे डॉक्टर का फर्ज होता है कि मैं अपने मरीज की जान बचाऊं, या इंजीनियर का फर्ज होता है, या किसी भी सेना के देश सेवा के वाले सैनिक का फर्ज होता है कि मैं बॉर्डर पर अपनी देश की रक्षा करूं। तो हर प्रोफेशन, पुलिस का कर्तव्य होता है कि हम समाज की रक्षा करें, हम लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें, हम लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाएं, या हमारे जो दायित्व हैं, बहुत सारे जो ड्यूटीज़ दी गई है उनका हम पालन करें। तो अगर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में वकील और जो डॉक्टर है उनका प्रोफेशनल, उनका एथिक्स माना जाता है, उनके एडवोकेट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट में एक मॉरल और इथिक्स का टॉपिक भी है। तो मॉरल और इथिक्स में देखा जाएगा कि सपोज करते हैं हम कि किसी एक डॉक्टर का ही उदाहरण लेते हैं कि दो व्यक्तियों ने आपस में चाकू मारे, एक की मृत्यु हो गई, दूसरे को भी लगी घाव आपसी मारपीट में, परंतु कोई डॉक्टर ये मना नहीं कर सकता कि मैं इसका इलाज नहीं करूंगा क्योंकि इसने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि चोट तो इसको भी लगी, प्राथमिक दृष्टया उसको भी उपचार की आवश्यकता है, परंतु डॉक्टर का फर्ज ये है कि मैं किसी भी मरीज का इलाज करना है। तो इसी तरह वकीलों के, वकालत के पेशे में भी वकील का ये कर्तव्य है कि मैं मेरे जो पक्षकार की रक्षा करूं। वी डिफेंड राइट्स नॉट क्राइम, और ये कोर्ट का डिस्क्रिएशन है कि वो बरी होगा या वो कन्विक्टेड होगा, ये कोर्ट के ऊपर है। हम पहले से कैसे तय कर लें कि ये वकील दोषी, ये अपराधी दोषी है या नहीं, ये नहीं है।
हम किसी भी व्यक्ति को पहले से जस्टिफाई नहीं कर सकते या पहले से अपनी राय उस पर नहीं थोप सकते कि ये इस केस में अपराधी था या नहीं था। तो वकील का ये फर्ज जरूर है कि वो अपने पक्षकार की अंतिम समय तक अपनी लड़ाई लड़े और उसको दोष सिद्ध होने से बचाए, उसको निर्दोष साबित करे, क्योंकि हर व्यक्ति दोषी नहीं होता, जरूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा जमानत कराना कौन से मादक पदार्थ में मुश्किल होता है, एमडी ड्रग में या गांजे में या दारू में? वैसे तो कमर्शियल क्वांटिटी में, हर पदार्थ में कमर्शियल क्वांटिटी में ही बेल लेना टफ है, और एनडीपीएस एक्ट में तो स्पेशली, क्योंकि सेक्शन 37 का बार है उसमें। परंतु अब देखा जाए कि जो सिंथेटिक ड्रग्स के जो मामले आ रहे हैं कि हीरोइन है और एमडी है, एमडीएमए है, एलएसडी है, कोकीन है, म्याऊ म्याऊ करके एक नई ड्रग जो है, उसका नाम क्या नाम है? म्याऊ म्याऊ करके एक ड्रग है जिसको नया नाम दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी जो सिंथेटिक ड्रग्स है जो केमिकल्स से बनाई जाती है, उनमें जो बेल लेना काफ़ी टफ है, क्योंकि अफीम, गांजा और जो डोडा चूरा है, ये पदार्थ कहीं ना कहीं पौधे से और प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं। पर सिंथेटिक ड्रग तो व्यक्ति हाथ से ही जहर बना रहा है नशे के लिए, और जो कि समाज के लिए काफ़ी घातक है। जब प्रशासन को पता है कि मंदसौर नीमच में अफीम ज़्यादा मात्रा में उगाई जा रही है, यहाँ व्यापार होगा अनुचित, तो यहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? जैसे कि हम देखते हैं कि प्रशासन और शासन की तरफ से कहीं ना कहीं सीबीएन की जो सेंट्रल एजेंसी की भी यूनिट यहाँ पर स्थापित है, या एनसीबी है, सीबीएन है, नारकोटिक्स विंग है, जो स्टेट की पुलिस की एक अलग डिपार्टमेंट है, वो पूरा सेटल्ड है, और यहाँ पर इनके द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जाती है। हालांकि मंदसौर नीमच में खेती भी होती है, लाइसेंसी खेती होती है, तो उसमें लाइसेंसी खेती और अवैध तस्करी में काफ़ी छोटी सी लाइन है, उसका काफ़ी बड़ा मात्रा में, क्योंकि उसके तहत कहीं ना कहीं कोई इनोसेंट किसान भी उसके चपेट में ना आ जाए, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और तस्कर और किसान में अंतर करना भी काफ़ी बड़ी आज की बड़ी चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पर वो सेंट्रल की एजेंसियाँ भी खेती का जो संबंधित काम है, उनका तौल करना, उनका खरीदना या उनका लाइसेंस प्रदान करना, समय समय पर उनकी पट्टों की निगरानी या उनके संबंधित आवंटन या निरस्तीकरण या बहुत सारी प्रोसीजर जो रहती है कि लाइसेंसी खेती के लिए, वो उन पे भी ध्यान देती। तो इस बीच में जब कार्रवाई होती है तो तब कार्रवाई तस्करों पर को टारगेटेड रखकर ही की जाए, परंतु वो कार्रवाई कहीं ना कहीं किसी इनोसेंट किसान पर ना हो जाए, तो इसका भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो इसी कारण हम देखते हैं कि रोकथाम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग भी है, वहाँ पर एक उत्पादन भी है, किसान भी है जो खेती कर रहे हैं उसकी वैलिड, और वो उसको लीगली भी बेचते हैं और सरकार उसको खरीदती है और वो फैक्ट्री के माध्यम से अनेक जो जीवन रक्षक दवाइयाँ बनाती है। इस कारण एक बड़ा जो चैलेंज फेस होता है उसमें। जो मंदसौर और नीमच में अफीम उगाई जाती है, उससे आसपास के ज़िले भी प्रभावित हो रहे हैं, इधर से ही सप्लाई, क्योंकि बॉर्डर ज़िले हैं, यहीं से सप्लाई होगी चीज़ों की। परंतु हम मंदसौर नीमच के अगर देखा जाए तो मेजर यहाँ पर ओपीएम की जो खेती होती है, परंतु सप्लाई का जो माध्यम है वो सिर्फ आसपास के ज़िले, सिर्फ ओपीएम में नहीं, एक मादक पदार्थ में सिर्फ अफीम में नहीं होकर भी अन्य कॉन्ट्राबैंड में भी, अन्य अवैध मादक पदार्थों में भी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित है। परंतु ओपीएम की इतनी मात्रा नहीं है। अगर हम सारे केसेस उठा के देखें तो उसमें अगर अफीम के केसेस दिखे जाएंगे तो हमें बहुत कम मात्रा में मिलेगी, बजाय दूसरे एमडीएमए के, एमडी के या गांजे के, या अगर हम देखेंगे किसी भी केमिकल जो मादक पदार्थ है, दूसरा अन्य सामग्रियां हैं, उनके ज़्यादा मामले दिखेंगे मंदसौर नीमच में। और डोडा चूरा जो मेनली खेती से ही जो उसका एक कवर होता है, जो अफीम का जो पौधा होता है, डोडा होता है, जिसमें से अफीम निकाल ली जाती है और उसे किसान तोल दिया जाता है। परंतु डोडा चूरा जो मैंने बताया था कि पहले सरकार लीगल टेंडर के रूप में उसको लेती थी, परंतु अब उसको नहीं लेते हुए उसको डिस्पोजल करने का प्रावधान है। आपने अभी तक जितने केस लड़े, कोई अजीब केस आया आपके सामने, अजीब मामला आया आपके सामने, एकदम अजीब गरीब रहा हो? मतलब एक 376 में एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया था किसी पुरुष पर, जो उसके काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहे थे उनके पुराने। तो उसमें ये देखा गया था कि उस व्यक्ति के ऊपर उन्होंने रेप का एलिगेशन था कि मेरे द्वारा ये अनैतिक संबंध बनाए गए हैं। परंतु जब देखा गया कि उसके द्वारा, उस महिला के द्वारा, जब उस व्यक्ति ने, हमारे पक्षकार ने हमें फ़ोटोज़ अवेलेबल करवाए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई, तो हमें पता चला कि उसके हाथ पे एक टैटू भी उसके नाम का बना हुआ था। महिला के नाम पे? महिला, पुरुष के नाम का टैटू महिला के हाथ पे बना हुआ था। तो वो हमने जब हमारी आर्ग्यूमेंट हो रहे थे उसमें हमने ये चीज़ रखी
कि जो महिला ऑलरेडी टैटू बना चुकी है, उनके काफ़ी चैट्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें तो थी सही, तो वो व्यक्ति क्यों उसका रेप करेगा या उसके साथ अनैतिक संबंध क्यों स्थापित करेगा। पर बाद में जब वो एंगल देखने में लगता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि किसी चीज़ पर विवाद हो गया, परंतु और उस व्यक्ति को झूठे केस में इम्प्लीकेट कर दिया गया या उसके द्वारा धमकी भी दी गई थी, ब्लैकमेल भी किया गया था। परंतु एक समय तक आप सोचो कि किन्हीं व्यक्तियों के कितने घनिष्ठ संबंध रहे होंगे और फिर बाद में उसका टैटू बनवा लिया, वही, हाँ, टैटू बनवा लिया और वही फिर बाद में उसका रेप का आरोपी बन गया, रेप का आरोपी बन गया। तो फिर क्या जमानत मिली उसको, क्या हुआ, ये बेइज्जत बरी हुआ कि अभी भी जेल में वो? अभी उसका ट्रायल पेंडिंग है और बाकी जमानत उसे प्रथम दृष्टया माननीय हाईकोर्ट से उसको जमानत मिली। और उसके बावजूद एक दूसरा एक और मामला था जो एनडीपीएस का मामला ही था, उसमें एक आरोपी के द्वारा जो कॉन्ट्राबैंड सीज हुआ, उसने किसी व्यक्ति का नाम लिया, तो उसका मेमो बनाया गया। उसके मेमो पे उस व्यक्ति का नाम लिया गया कि उक्त फलाना फलाना कॉन्ट्राबैंड में इस व्यक्ति से लेके आया था या मादक पदार्थ इससे लेके आया था। तो वो 10:30 पर वो मेमो बना लिया जाता है, उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है, फिर उसके बाद एक और मेमो तैयार कर जाता है सेम कि मैं उस व्यक्ति से ये सामान ये सारी चीज़ें लेके आया था, और वो मेमो बनाया जाता है 2:30 पर, और उसमें यही चीज़ लिखी जाती है कि मैंने उस व्यक्ति का नाम रंजिश वस लिखा था, परंतु उस व्यक्ति को आरोपी न बनाते हुए दूसरे व्यक्ति को आरोपी बना दिया जाता है। और बाद में उसी को फरारी पंचनामा, तलाशी पंचनामा और तस्दीकी पंचनामा, जो बाद में आरोपी को आगे बढ़ाने के लिए केस में बयानी प्रक्रिया की जाती है, वो प्रक्रिया की गई, उसके घर पर छापा मारा गया, वो फरार दिखा, या सारी चीज़ें दिखी उसमें। परंतु जब आपको एक स्टेटमेंट ले लिया आपने और उसमें वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहा है और फिर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि ये मैंने नाम रंजिश वस लिया था दूसरा, तो सेम डे में स्वाभाविक सी बात है कि किसी एक व्यक्ति को बचाया जा रहा है, बिल्कुल, और दूसरे को इम्प्लीकेट किया गया। तो उस व्यक्ति को भी माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी, और कहीं ना कहीं वो उसका उसमें कोई, मैंने जैसे बताया था कि सीडीआर, टावर लोकेशन या मनी ट्रेल या जैसा कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो पुलिस फंसा भी देती कई मामलों में। बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि इसका रंजिशवश भी उपयोग हो सकता है, किसी आपकी और मेरी दुश्मनी है या किसी अधिकारी की दुश्मनी है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी संभव है। इसका दुरुपयोग भी है, काफ़ी उपयोगी भी है तस्करों की रीढ़ की कमर तोड़ने के लिए या किसी भी अपराधी की कमर तोड़ने के लिए, परंतु हर सिक्के के दो पहलू हैं, अगर उसके लाभ भी हैं तो उतने ही उसके नुकसान भी हैं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ एडवोकेट भूपेंद्र सिंह सिसोदिया, जिनको आपने सुना और आपको एनडीपीएस की धाराओं का इन्होंने पुर्जा खोल के बताया, और बहुत सारे जो इनके साथ बीती जो कोर्ट में घटनाएं हुई उसके बारे में बताया। आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।